नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं उज्ज्वल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अभी तक तो आप लोगों ने मुझसे राजनीति शास्त्र पढ़ा है, लेकिन अब एक और डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन का मतलब क्या? अनुशासन नहीं बच्चों। डिसिप्लिन का मतलब एक और सब्जेक्ट, एक और विषय मैं आपका कवर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप पीछे के स्लाइड में देख सकते हैं, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अर्थशास्त्र है, यानी इकोनॉमिक्स है। तो ये इकोनॉमिक्स के श्रृंखला में हमारा पहला वीडियो होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इसका अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो समझिए बच्चों, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था उसी तरह है जिस तरह पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत हैं। तो कहिएगा सर वो तो अलग चीज़ है, ये तो अलग चीज़ है, वो ज्योग्राफी का चीज़ आप इकोनॉमिक्स में कहाँ से बता रहे हैं? तो बॉस, जिस तरह से आप रात में सोएं और सुबह में उठ करके ये नहीं देखिएगा कि एक पेड़ या पहाड़ आपके घर के सामने आ गया है, मतलब इसके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस लगता है, करोड़ों करोड़ों साल लगते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में करोड़ों साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा लंबा समय लगता है। 1947 से पहले जब भारत क्या था? ब्रिटिश उपनिवेश था। क्या था भारत? ब्रिटिश उपनिवेश। ब्रिटिश उपनिवेश किसे कहते हैं बॉस? तो उपनिवेश का मतलब होता है एक ऐसा जगह जो किसी और क्षेत्र के द्वारा उसके ऊपर शासन किया जा रहा हो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब ब्रिटेन और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिएगा तो हाँ, आपको पता चलेगा जो इंग्लैंड का ताज था, यानी जो इंग्लैंड का जो शासन था, वो भारत को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। यानी वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वहां की जो जो नीड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा गया। बहुत सारी व्यावसायिक संबंध और व्यावसायिक फायदे भी लिए गए भारत से। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था बच्चों, और इस सोने की चिड़िया को बहुत लोगों ने लूटा है। आज हमारे नेता भी उन्हीं में से एक हैं जो इसे लूट रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत को लूटा करके, उसके बाद जब मुस्लिमों ने भारत को अपना लिया उन्होंने, क्योंकि आप देखिएगा कि जब से गुलाम वंश आने लगता है उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं भारत में ही जन्मी होती हैं, समझ रहे हैं। और मुगलों में बाबर के बाद जितने भी हुमायूं हो गए या फिर जो भी हो गए, वो सब भारत से ज्यादा रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को भारतीय मान लिया था, और ये सत्य है। लेकिन जब हम बात करेंगे यहां, तो पहले जो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, आपको ये सब जब भारत को लूटा इन्होंने, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी लूटा, और जितनी भी धन संसाधन संपदा थी उन सबों का दोहन करके, उन सबों को लूट के भारत की आर्थिक स्थिति को चरमरा दिया था बच्चों। और जब 1947 के बाद भारत आजाद हुआ तो ना सिर्फ भारत के पास एक राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, बल्कि इस राष्ट्र निर्माण के साथ साथ एक अच्छी अर्थव्यवस्था जो भारतीय जनता को उस अत्याचारी शासन से अब राहत दिला सके। तो आप बोलिएगा सर कि अर्थव्यवस्था कैसे राहत दिलाएगी? सर, ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है, ये बहुत ही मेन फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, जो प्रभावित करता है किसी भी देश को। अभी के जमाने में अगर आप देखिएगा, जो व्यक्ति धनी हैं, जिनके पास धन संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, वो विकसित करते जा रहे हैं। जिनके पास पैसा कौड़ी घर द्वार सही से नहीं है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं,
उनका विकास उतने परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है जितना धनी लोगों के का संभव है। तो इसीलिए किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना, विकसित होना है, अपने बच्चों, अपने जनता को अच्छा वातावरण देना है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूत और जो सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, यानी जो नागरिक है उनके अनुकूल होना चाहिए, उनके प्रतिकूल नहीं। तो इसी ओर बढ़ते हुए आइए हम लोग देखते हैं। तो फिर धीरे धीरे जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ के जो राजनेता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वही राजनेता बने यहाँ के। उन्होंने कहा कि अब भारत को ना सिर्फ हमें एक एकत्रित राज्य, एकता से परिपूर्ण राज्य बनाना है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को वापस से सुचारू रूप से स्थापित करना है। उससे क्या होगा मेरे दोस्तों? उससे यह होगा कि जो व्यवस्था है वो सही रूप से कार्य करेगी तो भारत विकसित होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, इसे पहले हम देखेंगे, या फिर अर्थशास्त्र। सबसे पहले आप समझिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जब अर्थशास्त्र की हम लोग बात करते हैं तो क्या अर्थ का मतलब होता है बच्चों? धन, संपत्ति, संसाधन। जिस शास्त्र में, जिस विषय में हम मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं बच्चों। कहने का मतलब समझिए, आपके कमाने के तरीके के बारे में, आपके खर्च करने के तरीके के बारे में, आपकी आवश्यकताओं के बारे में, किसी एक वस्तु की उपयोगिता के बारे में, समझ रहे हैं? इन सभी चीजों के बारे में जहां हम पढ़ते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और इन्हीं सभी व्यवस्थाओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो उसे अर्थव्यवस्था कहेंगे। हर एक देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, वो वहां के वातावरण के अनुसार तय की जाती है। तो आइए, अर्थव्यवस्था वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। किसे आर्थिक क्रिया कहेंगे? जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आप मजदूरी कर रहे हो, आप कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप किसी सरकारी दफ्तर में कार्य कर रहे हो, या आप दुकान खोल के बैठे हो, या तो आप गुपचुप बेच रहे हो या चाउमीन बेच रहे हो, जो भी कार्य आप कर रहे हैं और जिसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको धन मिल रहा है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इन सभी कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं बच्चों। ठीक है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। किसे अर्थव्यवस्था कहते हैं? वह व्यवस्था जिसमें आप धन कमा करके, अर्थ यानी कि संपत्ति जमा करके अपनी आजीविका मतलब अपने दिनचर्या को, दैनिक जीवन को, दाना पानी, रोटी, गाड़ी, कपड़ा लत्ता, मकान, शिक्षा, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं बच्चों। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाएं क्या हुई? ना सिर्फ कमाना आर्थिक क्रिया है बच्चों, बल्कि व्यय करना भी एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि जब आप खर्च कर रहे हो तभी किसी और व्यक्ति का आय हो रहा है। समझिएगा बात। कभी ये मत सोचिए कि आप कमा रहे हैं तो वो एक आर्थिक क्रिया, सिर्फ वही एक आर्थिक क्रिया हुई। जब जब आप खर्च करोगे, जब जब आप स्पेंड करोगे किसी चीज के ऊपर, तो वो भी एक आर्थिक क्रिया होगी। समझिए, अगर आप सब्जी मंडी जाते हो फूल गोभी लेने के लिए, तो आप तो गए पैसा लेकर के, जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से कमाया है, लेकिन जब आपने जाके वहां फूल गोभी खरीदी और उसके बदले में जो पैसे दिए उस सब्जी वाले को, वो उसकी आय हुआ।
तो वो भी अपने आजीविका के लिए जो अर्जित कर रहा है, जो पैसे जमा कर रहा है, वो आपके व्यय से जमा हो रहा है। यानी अर्थव्यवस्था में एक्सपेंडिचर यानी खर्च और इनकम यानी आय, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समझ रहे हैं? और आर्थिक क्रियाएं क्या हुई? निवेश। निवेश किसे कहते हैं बच्चों? आप देखते होंगे शेयर मार्केट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या फिर सिंपली समझिए कि अगर कोई आपका दोस्त दुकान खोल रहा है, बोला हम दुकान खोल रहे हैं भाई बैठेंगे, लेकिन मेरे पास पैसा, उसका लागत है दुकान खोलने में 10,000 रुपये और उसके पास 5,000 रुपया है, अब तो वो खोल नहीं पाएगा। तो आप बोलिएगा कि मैं तुम्हारे दुकान खोलने में मदद कर रहा हूं, मैं तुम्हारे दुकान में निवेश कर रहा हूं 5,000 रुपये का, यानी जितना कमाई होगा उसमें से कुछ पैसा तुम मुझे भी दोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा। तो निवेश भी एक आर्थिक क्रिया हुआ। समझ रहे हैं? तो धन, संपत्ति, संसाधन आदि से संबंधित जितने भी ये आजीविका को परिपूर्ण करने वाले क्रियाकलाप हैं, जिनसे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो सभी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ठीक है? समझ रहे हैं बात? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था तो हम लोगों ने समझ लिया। अब अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं वो समझते हैं। अर्थव्यवस्था के बच्चों आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार। एक हो गया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक हो गया आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये क्या है? ये आपका नया है। सबसे नया कौन है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। आइए देखते हैं। नाम से ही देखिए बच्चों, नाम में ही क्या लिखा हुआ? पूंजीवादी। यानी जब भी वाद लगेगा किसी शब्द के साथ तो समझिए, जब भी वाद लगेगा किसी शब्द के साथ तो समझिए कि वो एक विचारधारा है। तो पूंजीवादी को जब हम तोड़ेंगे तो पूंजी जोड़वादी मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजी पे आधारित हो। समझ रहे हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जो पूंजी पे आधारित हो। तो डेफिनेशन अगर हम लोग समझे बच्चों, तो वह अर्थव्यवस्था या वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें पूंजी, संपत्ति और संसाधनों पर निजी व्यक्ति या निजी कंपनियों का स्वामित्व हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसे कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बच्चों? उस वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें संपत्ति के संसाधन, पूंजी के संसाधन, उत्पादन के संसाधन, इन सभी संसाधनों पे किसका स्वामित्व हो? आपका निजी संस्था या फिर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो। मतलब किसी एक मान लीजिए जिस अर्थव्यवस्था में सब चीज प्राइवेट हो, बोलचाल की भाषा में, वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहता वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी एवं उत्पादन के साधनों आदि पर किसी एक व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार या स्वामित्व हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसे कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? जिसमें जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन किसे कहेंगे? तो उत्पादन के साधन हुआ बच्चों, पहला तो पूंजी, पैसा से उत्पादन होता है। साहस, आपको अब समझिए उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं, 5 होते हैं, वो समझिए। लेबर, कैपिटल जिसे पूंजी कहते हैं, जगह, लैंड, ठीक है, रेवेन्यू, आपको एक मैनेजर, ठीक है, और आपको साहस, ये सभी चीज चाहिए। समझिए उत्पादन के साधन मतलब समझिए। आइए यहां पे देखते हैं, समझिए। मान लीजिए कि ये एक पेन है या एक पेंसिल है। ये क्या है? एक पेंसिल है। ये क्या है? एक पेंसिल है।
ये नटराज का एक पेंसिल है, ठीक है। हम किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप फैमिलियर हो इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ये नटराज का एक पेंसिल है बच्चों। तो इस नटराज का ये क्या है, एक उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। उत्पाद मतलब क्या है? प्रोडक्ट है। यानी किसी ने इसे बनाया होगा, किसी ने इसका उत्पादन किया होगा। तो इसके उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? पहला तो मजदूर चाहिए, यानी श्रम, ठीक है। सबसे पहला श्रम तो बाद की बात है। सबसे पहला चीज बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या आप कुछ भी कर पाइएगा? नहीं। तो सबसे पहला चीज आपको चाहिए पूंजी। क्या चाहिए आपको? पूंजी, ठीक है। क्या चाहिए? पूंजी। दूसरा, पूंजी मिल गया तो अब आप क्या चाहिएगा? एक जगह खोजिएगा ना। पहले तो पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा तो आप इस पेंसिल बनाने के लिए, आप पेंसिल बेचने के लिए भी आप एक जगह खोजिएगा, दुकान लीजिएगा, फैक्ट्री लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया? स्थान, ठीक है। अब जगह, पूंजी हो गया, स्थान हो गया, सब हो गया, तो अब कोई बनाने वाला भी तो चाहिए। तो अब क्या चाहिए आपको? श्रम, यानी मजदूर जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मजदूर चाहिए। अब ये भी हो गया बच्चों। तो ये इन सभी चीज होने के बावजूद आप क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन चला लीजिएगा? नहीं। एक मैनेजर चाहिए, एक प्रबंधक चाहिए। एक क्या चाहिए आपको? प्रबंधक चाहिए, यानी जो हर एक चीज मैनेज करे। कितना पूंजी लगेगा बनाने में, कितने स्थान की आवश्यकता, कितना बाई कितना का हमको फैक्ट्री चाहिए, कितने मजदूर लगेंगे, मजदूर आए हैं तो वो काम कर रहे हैं या नहीं, उन्हें कितनी पगार देनी है, एक दिन में कितना यूनिट बनाना है पेंसिल, ये सभी चीज कौन? प्रबंधक, यानी कि मैनेजर। मैनेजर डिसाइड करेगा। अब इन चारों चीजों को होने के बावजूद बच्चों, अगर ये चीज, एक चीज साहस, ये चीज अगर नहीं रहा आपके अंदर, ये लास्ट चीज जिसे बोलते हैं बच्चों साहस, ये साहस अगर आपके पास नहीं रहा, पांचवा एलिमेंट, तो इन चारों चीजों का होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो आपका मन होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि हां, हम ये पेंसिल बनाने का फैक्ट्री लगा सकते हैं जिसमें हमें इतना पूंजी, इतना स्थान, इतने श्रमिक और इतने प्रबंधक चाहिए। तो ये पांचों जो कारक हैं, ये उत्पादन के साधन हैं, ठीक है। और उत्पाद किसे कहते हैं? जिसे कोई बनाए उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए आइए, तो कहता है बच्चों, क्या कहता है कि जिस अर्थव्यवस्था में पूंजी एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या किसी निजी संस्था का स्वामित्व या अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार या राज्य द्वारा किसी भी आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। समझिए कहने का मतलब कि कौन, कितने मजदूर लगेंगे, कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, इन सभी किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया यानी पैसे से लेन देन की क्रिया में किसी भी सरकारी या राज्य संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में। समझ रहे हैं? मतलब समझ लीजिए कि यहां अधिकतर चीज प्राइवेट होगा, ठीक है। बैंक प्राइवेट होगा, आपको टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट होगा, आपको रेलवे प्राइवेट होगा, सभी चीज प्राइवेट होंगे और सभी चीज कोई निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जैसे आप बिहार में देखते हैं कि यहाँ पे ये बिहार सरकार का ही बस चलता है। आप पटना गया या फिर कोई जो सिटीज में जाइएगा तो देखिएगा वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिहार सरकार का बस चलता है, बीएसआरटीसी का, तो वो सरकारी हुआ। तो वैसे चीजों का पूरा पूरा अभाव रहेगा, सिर्फ प्राइवेट चीज वहां चलेंगे। वैसी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। किसे कहेंगे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। कहां है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कहां कहां? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। मेनली जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर विकसित देश है। कौन से देश? विकसित देश। उन सभी देशों में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
विकसित देश क्या होता है ये हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछता है कि समाज, अब अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहां हम लोगों ने देखा था ना बच्चों कि पूंजीवादी हो गया, अब कौन देखेंगे हम लोग, समाजवादी देखेंगे। कौन देखेंगे, समाजवादी। आइए नाम से ही देखिए, समाजवादी यानी समाज से संबंधित। किससे संबंधित, समाज से संबंधित। वह अर्थव्यवस्था जो समाज का कल्याण करे वैसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे समझिए। और इसमें क्या होता है बच्चों, वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी के साधनों एवं उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य या सरकार का अधिकार हो और जो जन कल्याण के उद्देश्य से इनका प्रबंधन करती हो एवं वहां निजी स्वामित्व का क्या हो, उपस्थित ना हो। समझिए कहने का मतलब, वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या हो, जन कल्याण। जन कल्याण कब कीजिएगा आप, जब आप दान पुण्य का काम कीजिएगा तब ना जन कल्याण होगा जी। आप पैसा कमाने के माध्यम से जन कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हर एक चीज सरकार डिसाइड करती है, ये चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूशन सरकारी होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें उत्पादन के सभी साधनों पे किसका अधिकार होगा, सरकार का या राज्य का, ठीक है। और ये जन कल्याण का उद्देश्य रखती है मेन रूप से। इसमें सरकारी संस्थाओं की संख्या अधिक होती है, किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, यानी जो भी काम करेगा सब सरकार करेगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी कार्य होंगे वो निजी कंपनियों या निजी व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। यूएसएसआर जिसे बोलते हैं यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोवियत यूनियन भी बोलते थे, जो 1990 में इसका विघटन हो गया, ठीक है। अभी इसे रूस के नाम से जानते हैं। रूस जो है उत्तराधिकारी है किसका, यूएसएसआर का। क्यूबा, चीन, उत्तर कोरिया, ये सभी क्या है, इन सभी देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती थी। मतलब इसमें यहां इन सभी देशों में कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी ही नहीं। मतलब आपको कैडबरी खाना है ना, डेयरी मिल्क, तो वो भी अगर आएगा तो सरकारी चॉकलेट आएगा। सुधा का दूध पीते वो भी नहीं आएगा, वो भी सरकारी आएगा। यानी हर एक चीजों पे सरकार का अधिकार रहेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, समझ रहे हैं। यहां निजी कंपनियों का एकदम जगह नहीं था, लेकिन वर्तमान स्थिति में कोई भी देश पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को नहीं रखता है। क्यों, क्योंकि देखिए पहला बात इसकी अवधारणा है कि यह जन कल्याण का उद्देश्य रखता है। आप जन का कल्याण कब कीजिएगा, जब आपके पास पैसा रहेगा तब ना सर। अब आप कमाइएगा ही नहीं, आप बोलिएगा सभी गरीबों का हम उद्धार करेंगे, सभी गरीबों को हम क्या करेंगे, उनका गरीबी खत्म करेंगे, ठीक है। आप ऐसा बात बोल दिए। अभी आपके पास बहुत पैसा है, मान लीजिए आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आप उनकी गरीबी खत्म करने निकल गए, लेकिन गरीबों का तो गरीब तो कम नहीं है। आप कर रहे हैं खत्म, लेकिन आप कमाना छोड़ दिए हैं अब। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास 1 रुपया नहीं बचेगा, तो अब बताइए क्या आप गरीबों का कल्याण कर पाइएगा, तो नहीं ना सर। इसीलिए जन कल्याण करना ही सिर्फ नहीं, बल्कि सरकार का इनकम होना जरूरी है ताकि वो विकास के कार्य को कर सके, ठीक है। तो इसीलिए अभी किसी भी देश में पूर्णतः समाजवादी व्यवस्था नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बच्चों, नाम से ही समझिए, नाम में ही क्या है, मिश्रित। मिश्रित यानी मिक्सचर। मिक्सचर कौन कौन खाते हैं, मिक्सचर खाते हैं जी। तो मिक्सचर में क्या क्या होता है, बहुत सारे चीज मिले होते हैं, बादाम, गठिया और भी जो जो चीज होते हैं, ठीक है, बूंदिया, जो नमकीन वाला बूंदिया होता है, ये सभी चीज मिला दिया जाता है, उसे मिक्सचर बोलते हैं बच्चों। उसी तरह से ये जो अर्थव्यवस्था में मिक्सचर है, इस जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी, देखिए ये मिश्रित में पूंजीवादी एवं समाजवादी,
इन दोनों अर्थव्यवस्था जब हम साथ में जोड़ देते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था इक्वल्स टू मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझिए बच्चों, यानी इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में जन कल्याण की भी बात की जाएगी और साथ साथ में निजी क्षेत्रों का भी उपस्थिति रहेगा। तो अभी के सिस्टम में बच्चों कोई भी देश पूर्ण रूप से ना तो पूंजीवादी है ना तो पूर्ण रूप से समाजवादी है। अमेरिका में भी जन कल्याण के कार्य होते हैं, कनाडा में भी जन कल्याण के कार्य होते हैं, बहुत सारी जो है पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जन का कल्याण नहीं कीजिएगा तो क्या सिर्फ आप पैसा इनकम करके आप आगे बढ़ पाइएगा? नहीं ना सर। आप किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी जनसंख्या के लिए, अपने घर परिवार के लिए। तो देश जब कमा रहा है, उसका घर ही खुश नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसी कमाई का? इसीलिए जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इकोनॉमी जो कि अभी प्रेजेंट डेट में चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर पूंजीवादी एवं समाजवाद को दोनों को रखता है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जहां समाजवादी व्यवस्था एवं पूंजीवादी व्यवस्था परस्पर रूप से एक साथ पाई जाती है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आप बिहार में घूमिएगा, आप आइएगा पटना कभी या फिर कोई भी टाउन में जाइएगा तो देखिएगा बीएसआरटीसी का तो बस चल ही रहा है, साथ साथ में प्राइवेट बसेस भी चल रही हैं। यानी सरकार जन कल्याण का तो कार्य कर रही है, लेकिन और बसेस चलने से जो उनका इनकम हो रहा है, उनके इनकम पे टैक्स लगा के सरकार वहां से पैसा कमा के आपके लिए रोड बना रही है, आपके लिए निःशुल्क शिक्षा दे रही है, आपके 6 से 14 साल के बच्चों को। समझ रहे हैं? तो और एक बात देखिए, बैंक अगर आप इंडिया में देखिएगा, एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, बहुत सारे ग्रामीण बैंक होंगे। बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक चलता है, ठीक है, और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक चलता है। तो इन सभी बैंकों का जो सरकारी बैंक हैं, और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीबीआई, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब प्राइवेट हैं। तो इससे क्या देख रहे हैं बच्चों कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी समाज जो है आपका, सरकारी संस्था और निजी संस्था, दोनों साथ में कार्य कर रही है, जिससे कि सरकार को भी फायदा हो रहा है और सरकार जन का भी कल्याण कर रही है। तो सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर तथा निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, वर्तमान में बहुत से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही प्रयोग कर रहे हैं। यह व्यवस्था जन कल्याण तो करती है, साथ साथ ही राज्य को भी लाभ प्रदान करती है। देखिए बच्चों, समाजवाद में सिर्फ जल कल्याण करने से कुछ नहीं होगा। एक कहावत है कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, मतलब आप कितने बड़े भी भक्त हैं तो अगर आपका पेट भूखा है तो क्या आप भजन कर पाइएगा? नहीं। कुछ समय आप कर भी लिए तो उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाइएगा और कहिएगा बस अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसीलिए पेट भी भरिए और भजन भी कीजिए, दोनों काम कीजिए। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था की मान्यता है और लगभग सभी देश अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाए हुए हैं। वो कोई भी देश हो, चाहे वो साम्यवादी विचारधारा का हो या फिर आपका पूंजीवादी विचारधारा का हो, जिसमें जन कल्याण के साथ साथ देश के विकास पे भी देश का विकास भी परस्पर रूप से होता है। अब देखिए, समाजवादी में सिर्फ जन कल्याण होता था, लेकिन पैसा है नहीं, इनकम है नहीं, तो विकास कहां से होगा? इसीलिए जो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें जन कल्याण और विकास दोनों हो रहा है, क्योंकि इनकम भी हो रहा है सरकार का और साथ में क्या हो रहा है? जन कल्याण भी हो रहा है। भारत में 1990 से पूर्व समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, परंतु 1991 में जब इसे निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। क्यों बच्चों? एक कहानी है जो आपको कल के क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए याद दिलाइएगा सर। ठीक है, कि क्या कहानी आप बताने के लिए बोले थे? निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण का। तो 1990 से पूर्व भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 1990 में कुछ ऐसी घटना हुई जो हम कल के वीडियो में देखेंगे। उसके पश्चात भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था को हटाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया।
अब आइए अर्थव्यवस्था की संरचना, क्या क्या संरचनाएं हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में वो सभी कार्य आएंगे जिनमें क्या लगे, बल लगे, जिनमें मैन पावर लगे, वे सभी कार्य किसमें आएंगे, आपको प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। मैन पावर मतलब सर डायरेक्ट मैन पावर, जैसे कृषि कीजिएगा तो उसमें डायरेक्ट मैन पावर लगा, आप मत्स्य पालन कीजिएगा, मछली पालिएगा, डायरेक्ट मैन पावर लगा, आप क्या कीजिएगा, आप वन या पशुपालन, आप अपने पशु रखिएगा, गाय, आप खटाल खोल दीजिए, इन सभी कार्यों में आपको डायरेक्ट मैन पावर लगेगा। तो उन सभी क्षेत्र जिसमें डायरेक्ट क्या लगे, मैन पावर लगे, ठीक है, यानी कि मनुष्य, मैन मतलब क्या, सिर्फ मर्द नहीं, महिला या पुरुष कोई भी है, ठीक है, डायरेक्ट उनके बाहुबल से जो कार्य हो उसे ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में कंसीडर करेंगे। जैसे कि कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सभी जो हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के हैं। इसमें देखिए डायरेक्ट मैन का इन्वॉल्वेशन है, जो महिला या पुरुष है उनका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो। द्वितीय क्षेत्र देखिए बच्चों, यानी इससे ऊपर का लेवल, ये सबसे निम्न स्तर का कार्य है, निम्न मतलब नीचा नहीं कह रहे हैं, मतलब सबसे प्राथमिक स्तर का काम है, जिसमें आपको किसी ये सब आ रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र में है उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में को द्वितीय क्षेत्र के अंदर कंसीडर किया जाता है। उद्योग में भी बहुत प्रकार के उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, इन सभी चीजों को हम लोग आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन हो गया, उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली, उद्योग में कुटीर, लघु, मध्यम, बड़े, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से आते हैं, यानी सर्विस सेक्टर, उसमें क्या है, नाम ही क्या, सर्विस देना, सेवा देना, यानी पब्लिक ऑफिस में या फिर किसी भी प्राइवेट ऑफिस में बैठ के आपको सेवा देना, यानी कि बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सभी सेवाएं, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। बैंक, परिवहन, संचार, व्यवसाय और अन्य सेवाएं, समझ रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहें, जिसमें डायरेक्ट मैन पावर लगे, और सेकेंडरी क्षेत्र जिसमें मैन पावर लगे लेकिन साथ साथ में मशीनों का भी उपयोग हो, और तृतीय क्षेत्र उसे कहते हैं बच्चों जिसमें आपको मैन पावर नहीं, बाहुबल नहीं, बल्कि दिमाग का बल, यानी कि दिमागी कार्रवाई हो। देखिए बैंक में कोई अनपढ़ आदमी नहीं काम कर सकता जिसके पास बहुत पावर है, वहां दिमाग चाहिए। परिवहन, संचार, ये सभी क्षेत्रों में दिमाग भी चाहिए बल के साथ साथ, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वे को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि व्यवसाय आते हैं। किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जितने भी चीज हैं वो उद्योगों से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज, निर्माण कार्य जैसे, और बिजली, ठीक है, गैस, ये सभी चीज उद्योगों से मिलते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से मिलते हैं, तो इसलिए इन सभी चीजों को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। तृतीय क्षेत्र है बच्चों, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बैंक, बीमा, परिवहन, संचार आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। कौन कौन से, बैंक, बीमा और परिवहन, अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा ही था। तो समझ रहे हैं बात को, ये तृतीय क्षेत्र रहा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये इतना ही था। तो आज हम लोग एक स्मॉल रिकैप लेते हैं, जल्दी से एकदम फास्ट रिकैप लेंगे बच्चों, क्योंकि समय भी हो चुका है अप्रॉक्स। देखिए अर्थव्यवस्था वैसी व्यवस्थाओं को कहते हैं जिसमें हम जितने भी अपने आजीविका में जीवन यापन करने के लिए जो पैसा अर्जित करते हैं उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आर्थिक क्रियाएं उसे कहते हैं जिनसे भी हमें आय प्राप्ति हो, ठीक है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का एक योग होता है, यानी सभी आर्थिक क्रियाओं को जब जोड़ दें, जिसमें है कमाना, व्यय करना और क्या आपको इन्वेस्ट करना, ये सभी आपको अर्थव्यवस्था के अंदर आती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकारी क्षेत्रों का अभाव होता है और उत्पादन के साधन
और पूंजी पे निजी व्यक्ति या निजी कंपनियों का अधिकार होता है। और यहाँ पे क्या होता है, किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में सरकार या राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप से जानते हैं। ये मेनली जो है अमेरिका, कनाडा आदि देशों में हुआ करती थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन एवं पूंजी पे पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था कहीं नहीं पाई जाती है अभी वर्तमान के समय में, लेकिन सोवियत रूस, चीन, उत्तर कोरिया आदि क्षेत्रों में एक समय पाया जाया करती थी। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी संस्थाओं को का कार्य क्षेत्र अधिक होता है और ये जन कल्याण की प्रवृत्ति से होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है। ये एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी एवं सरकारी क्षेत्र दोनों होते हैं, यानी लाभ के साथ साथ जन कल्याण की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। 1990 से पूर्व भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसके पश्चात 1991 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था आ गई। प्राइमरी सेक्टर वैसा सेक्टर जिसमें बाहुबल लगे, डायरेक्ट मैन पावर लगे, मछली पालन, कृषि, पशुपालन, वन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र हो गए। द्वितीय क्षेत्र जिसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, इसमें उद्योग, निर्माण, बिजली, गैस ये सब आ गए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ये सभी आएंगे द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र बच्चों वैसे क्षेत्र जिसमें आप सेवा दे, यानी बाहुबल नहीं बल्कि दिमाग के बल से कार्य करे, बैंक, संचार, व्यापार, अन्य क्षेत्रों को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। समझ गए बात? तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मैं आशा करता हूं आप लोगों को अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से समझ आई होगी। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।